हेलो स्टूडेंट, देखिएगा क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो यहाँ आज हम एक्सरसाइज टॉपिक हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी संयुक्त फलन ही है। एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर भी लिए, बहुतों के कल रिप्लाई भी आ गए थे, ठीक है ना। और कुछ के जो समझ में नहीं आया था वो मैंने बता भी दिया। आज मैं आपको इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है, ध्यान से देखना कि यदि तीन समुच्चय इस प्रकार हैं, ए बराबर तो है 1, 2, 3 और 4, जबकि बी समुच्चय है 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 तथा एक तीसरा जो समुच्चय है सी वह दिया है 7, 23, 47 और 79। ये हमको तीन समुच्चय दिए। फिर ये कहता है कि एक फलन है f सच दैट a से b में इस प्रकार परिभाषित है कि fx की जो वैल्यू है वो क्या दी है 2x + 1, ठीक है, तथा दूसरा जो फलन है वह b से c में परिभाषित है, b से c में परिभाषित है, जबकि gx हमें जो दी है वह है x² - 2, ठीक है। ये तो क्वेश्चन की लाइन है। अब इसके बाद में ये कहता है कि इतना हो तो, ठीक है, GOF इनवर्स तथा F इनवर्स OG इनवर्स को क्रमित युग्मों के रूप में लिखो, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझेंगे कि हमें एक तो ये ज्ञात करनी है, ठीक है, दूसरा हमको ये ज्ञात करनी है। अब क्या करते हैं कि यहाँ हमें तीन समुच्चय दिए हैं। तीन समुच्चय का मतलब आप समझ गए मेरी बात को कि ABC तीन साइड हैं, ये A, B और C। F तो A से B में परिभाषित है और G B से C में परिभाषित है। तो FOG किस से किस में परिभाषित होगा? GOF किस से किस में परिभाषित होगा? A से C में। अब इसके एलिमेंट x, इसके एलिमेंट y, इसके एलिमेंट z। अब यहाँ x, y, z की जगह पर इसने ये अलग अलग टर्म दे रखी है हमको अंदर वाली, ठीक है ना। तो अब ये हम पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल सवाल है कि ये कैसे सरल होगा। तो सबसे पहले जैसे GOF है तो हल में आप लिखोगे यहाँ पर कि GOF ज्ञात करना है। तो यहाँ ये लिखो आप कि F तो A से B में परिभाषित है, कॉमा G B से C में परिभाषित है, तो GOF किस से किस में परिभाषित होगा? तब F का प्रांत A से G के सह प्रांत C को A से C में परिभाषित होगा। अब A के एलिमेंट कौन माने मैंने? X, और X कौन है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब आप यहाँ सबसे पहले लिखोगे कि GOFX LHS साइड को, LHS साइड के लिए हम इसके लिए हल करना चाह रहे हैं। तो GOFX यानी G मंझला कोष्ठक FX, ठीक है। अब इस FX की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इस FX की जगह 2x + 1, तो G में ये 2x + 1 लिख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो FX के स्थान की संख्या। अब G में ये कहता है GX x² - 2 है, तो G में अगर x की संख्या 2x + 1 हो तो ये क्या बन जाएगी? 2x + 1 का होल स्क्वायर - 2, यानी x की जगह पूरे G में x की जगह पर उठाकर ये वाली संख्या रखनी है। आए ना समझ में? इसको x मान के चलना पड़ेगा। अब हम इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो होल स्क्वायर खोलोगे तो ये 2x का वर्ग 4x², इन दोनों के गुणनफल का
2 गुना 4x और प्लस 1 का वर्ग और माइनस 2। इस तरह से यह संख्या 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 ज्ञात हो गई। कौन? GOFX। अब क्या करना था कि हमें इसका इनवर्स पता करना है। इनवर्स कब संभव होगा? यदि GOF एक ही आच्छादक है तो निश्चित है कि ये इसमें प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि x बिलोंग टू A है, x अगर A समुच्चय को बिलोंग करता है तो x बराबर हम 1 2 3 4 मान लेते हैं। तो x बराबर 1 है तब GOF1 क्या आएगा बताओ? GOF1 यानी आपने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 लिखो। 4 इंटू 1 और 4 इंटू 1 और माइनस 1। 4 4 8 में से 1 गया तब ये 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 4 और 4 8 में से माइनस 1 किया 7 आ गया। x बराबर 2 रखेंगे यानी दूसरा एलिमेंट, पहला रख लिया दूसरा रखो। तब GOF2 4 इंटू 2 का वर्ग प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। 4 चौक 16, 16 और 8 कितना होता है? 16 और 8 24, 24 में से 1 गया 23, तो ये 23 आ जाएगा। फिर x बराबर 3 है तब, ठीक है, GOF3 ये 3 रखने पर 4 इंटू 3 का वर्ग 4 इंटू 3 माइनस 1। इस तरह से ये 9 चौक 36 और 12, 36 और 12 48, 48 में से 1 गया 47। इस तरह से x बराबर लास्ट में 4 है तब आप क्या करोगे? GOF4 इसको निकालोगे तो 4 इंटू 4 का वर्ग प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1 बराबर क्या हुआ? 4 चौक 16 चौक 64 और 16 कितना हो गया? ये भी 16 हो गया और 80 एक गया 79, ठीक है, ये 79 आ गया। अब इस तरह से आपने ये चारों वैल्यूज A समुच्चय की रख ली ना। इनको रखने पर आपको निम्न प्राप्त हुआ। अब आपको एक शब्द समझना है, क्रमित युग्म यानी जोड़ा, क्रम से बनने वाला जोड़ा। अब हम क्रमित युग्म में क्या लिखेंगे? देखो, GOF का क्रमित युग्म रूप, क्रमित युग्म रूप। अब ये क्रमित युग्म रूप में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो कि x बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त हुआ? 7, 1,7, 2,23 है ना, और 3,47 और 4,79 ये प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रत्येक समुच्चय के बीच में भी, छोटे समुच्चय के बीच में भी कॉमा। अब आप ये देखेंगे कि यहां पर GOF A से C में परिभाषित है क्या? तो यहां लिखोगे GOF A से C में कैसा है? A समुच्चय का एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, पहली बात तो। दूसरा, C समुच्चय का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका कि कोई प्रतिबिंब ना बना हो, कोई पूर्ण प्रतिबिंब ना हो। देखो, ये सारे किसके हैं? A समुच्चय के। ये सारे किसके हैं? C समुच्चय के हैं, C के हैं ये, और ये सभी A के हैं। तो A के सभी अवयव C के अवयवों से संबंध रखते हैं, यानी एक अवयव का एक से संबंध है, एक अवयव का एक से ही संबंध है, ठीक है ना। और C समुच्चय के कोई भी अवयव संबंध रहित नहीं बचा ना। तो ये जो गुण है वो कहलाता है एक एक ही आच्छादक। तो मैं एक एक ही आच्छादक है, तो ये कहलाया एक एक ही आच्छादक। अब अगर ये एक एक ही आच्छादक है तो मैंने आपको फिर में बताई थी कि यदि कोई फलन एक एक ही आच्छादक होता है तो उसका प्रतिलोम उसमें विद्यमान होता है। आई ना समझ में? तो अब यहां लिख लेंगे कि GOF का प्रतिलोम विद्यमान होगा, प्रतिलोम विद्यमान होगा। चलिए, ये विद्यमान हो गया। अच्छा, प्रतिलोम विद्यमान होने का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब GOF इनवर्स मौजूद है, तो GOF इनवर्स होल इनवर्स ये विद्यमान होगा। तो अब आप GOF इनवर्स ज्ञात करो। तो GOF इनवर्स ज्ञात करना बहुत आसान है। अगर GOF क्रमित युग्म में दिया है, ये GOF है हमारे पास में, ठीक है, तो GOF इनवर्स क्या होगा? GOF इनवर्स क्या होगा?
ये जो क्रमित युग्म है ना, इन्हें उल्टा लिख दो तो जीओएफ किससे किस में परिभाषित हुआ? जीओएफ तो ए से सी में है, तो इनवर्स किस में परिभाषित होगा? जीओएफ इनवर्स, यानी जीओएफ जो इनवर्स है वह सी से ए में परिभाषित होगा और इसका प्रतिलोमी क्या बनेगा? ये बन जाएगा 7-1, ठीक है, और 23-2 और 47-3 79-4, ये हमारे पास संबंध आ जाता है। तो पहला मान निकला ये हमारे पास जीओएफ इनवर्स, ये इस प्रकार ज्ञात होगा। अब ज्ञात करना है द्वितीय पार्ट, सेकंड पार्ट, एफ इनवर्स और जी इनवर्स। अब पहले जी इनवर्स निकालेंगे, फिर बाद में हम एफ इनवर्स निकालेंगे। तो क्या ये हम जानते हैं कि जीओएफ इनवर्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होता है? तो कोक्रमित युग्म में ये चीज बिल्कुल सिमिलर है इसके इक्वल में। तो अब आप क्या करोगे कि यहां लिखोगे इस प्रकार, चूंकि जीओएफ ए से सी में, ए से सी में एक एक ही आच्छादक है, एक एक ही आच्छादक है, तब जीओएफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होता है। ये मैंने आपको प्रमेय से बता दिया था, प्रमेय से, ठीक है। तो हमें यहां क्या है कि अगर ये दिया है तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर ये इसके बराबर है तो जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, इसलिए आप ये कह सकते हो कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? क्रमित युग्म, तो इसका क्रमित युग्म भी यही होगा, कौन सा? 7-1 23-2 47-3 और 79-4, यही जोड़ा होगा, ठीक है, यही जोड़ा बनेगा। तो अब अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं, एक निकाल लिया तो दूसरा ये इसके इक्वल है, तो इक्वल है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आया आपके समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा ही अगला क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखिएगा। अगर यदि एक फलन f r से r में परिभाषित है, ठीक है ना, r से r में, और fx इसने दिया है यहां पर cos x प्लस 2, ठीक है, cos x प्लस 2 है। तो बताइए कि क्या f इनवर्स, तो बताइए कि क्या f इनवर्स विद्यमान होगा? ये कह रहा है क्या, यहां एक शब्द दे दिया इसने, क्या विद्यमान होगा। तो आपको एफ इनवर्स विद्यमान होना या न होने के बारे में अगर पूछना चाह रहा है तो ये आपको पता लगाना होगा कि ये फलन एक एक ही आच्छादक है या नहीं है। अगर एक एक ही आच्छादक है, जैसा भी पिछले में बताया, एक एक ही आच्छादक नहीं होगा तो आप कह दोगे प्रतिलोम विद्यमान नहीं, और है तो प्रतिलोम मौजूद है। तो आप इस सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखोगे कि एफ आपका आर से आर में परिभाषित है, तो एक्स तो किस में बिलोंग करेगा? इस प्रांत में, और इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट वाई किसको बिलोंग करेगा? इसको, वाई बिलोंग टू सेकंड आर को, सेकंड को, ठीक है। तो जब आपको पता है कि x बिलोंग टू r है, x बिलोंग टू r है, यहां लिखेंगे जब x बिलोंग टू r है और आपके पास में fx दिया है इसने cos x प्लस 2, तो सबसे पहले तो ये समझो कि हम यहाँ x के मान वास्तविक हैं, सभी वास्तविक हैं। वास्तविक में अगर मैं इसमें मान रखूं तो क्या मेरे पास पृथक पृथक मानों के पृथक पृथक प्रतिबिंब आएंगे? अगर आते हैं तब तो ये एक एक ही है, और अगर नहीं आते तो यही हमारी सॉल्यूशन निकल जाएगा कि अब ये एक एक ही नहीं है। अब देखिएगा, x बराबर 0, क्या 0 वास्तविक होती है? हाँ, बिलोंग टू r। x बराबर आपने इसमें -2 रख लिया, या ये समझ लीजिएगा 2 पाई रख लिया, तो 2 पाई भी बिलोंग टू r होता है। x इज इक्वल टू 4 पाई, ये भी बिलोंग टू r होता है। यानी ये सब वैल्यूज क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अब इन मानों को मैं इस फलन में रखता हूं, इसमें रखने पर देखना f0
या f 2 पाई या f 4 पाई, इनको रखने पर क्या मान आता है? कॉस में मैं यहां लिखूंगा 0 + 2 और कॉस में इधर लिख लेंगे हम 2 पाई + 2, है ना, और कॉस में यहां लिख लेंगे 4 पाई + 2। ये हमने हमारे उस अंदाज से माना है कि जिसमें और भी मान रखने पर तो मान भिन्न आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 पाई पर वापस से वही मान आ जाएगा। इसलिए cos 0 + 2 का मतलब खाली cos 2। अच्छा, 2 पाई + 2 का क्या मतलब होता है? 360 के बाद, पूरे 360 के बाद में ये cos प्रथम चतुर्थांश में चला गया, प्रथम में चला गया ना वापस से। यानी क्या होता है कि 1 पाई फिर 2 पाई, 2 पाई के बाद में अगर ये 2 डिग्री ऊपर बताता है तो ये इसी में आ गया वापस से। पहले वाला तो खाली 2 था, फिर 2 पाई था, फिर इसके बाद में अगला 4 पाई पर आ जाएगा। यानी ये सब इसी पहले चतुर्थांश में बनेंगे। तो पहले में बनने का मतलब है कॉस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते और इनका कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा। तो cos 2 कहलाया ये भी cos 2 कहलाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रांत के 3 अवयव दिए, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये एक ही प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो यानी ये फलन एक ही हुआ या नहीं हुआ? ये एक ही नहीं कहलाया, क्योंकि अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होना ये गुण कहलाता है बहु एकेकी का। तो आप यह लिखोगे एफ आर से आर में, ठीक है, में बहु एकेकी है, बहु एकेकी है, अर्थात एकेकी नहीं है। जब एकेकी नहीं है तो प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, तब एफ का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं होगा। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा बता दूं आपको, अगर मान लो प्रांत से हमने ये एकेकी के गुण से पता लगा लिया, सहप्रांत से कैसे पता लगाएंगे? सहप्रांत से पता लगाएंगे कि कॉस का परिसर कहां से कहां तक होता है। कॉस का परिसर होता है -1 से 1 तक, कहां से कहां तक होता है। या दूसरा कारण अगर हम समझे कि cos x + 2 का परिसर, यानी cos x का परिसर, वैसे तो cos x का परिसर आपने पढ़ा होगा, cos x का परिसर होता है -1 से 1 तक, -1 का परिसर, इसका भी वही होगा -1 से 1 तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बिलोंग टू R तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी के जो अवयव वास्तविक के रह गए वो कहां जाएंगे? उनका प्रतिबिंब नहीं बना। तो सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यानी यहां पर एक कारण और दे सकते हैं, तथा सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अब आप चाहें तो दूसरे प्रोसेस से भी बता सकते हैं, या इतने से भी आप काम चला सकते हो, इतना बता सकते हो उसको कि जब एक ही नहीं है तो निश्चित है कि प्रतिलोम नहीं होगा। सबसे पहला गुण होता है एक ही होना, फिर बाद में है आच्छादक होना। तो दोनों प्रतिबंध होने के बाद ही आप कह सकते हैं कि इसमें प्रतिलोम विद्यमान होगा। ओके।